हम सुनते ही आपका दिल परेशान हो जाता है और कुछ बेहतियातियाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से ही हैं, लेकिन कुछ एहतियात अगर कर ली जाए, उनके रीज़न्स जान लिए जाए, उनसे थोड़ा दूर रह लिया जाए तो कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं। हम बात करेंगे आज लकवा और फालिज के मर्ज़ के हवाले से, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे तिब्बे यूनानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कैसे हैं जी, आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो रूट कोज तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहा जाता है ब्लड प्रेशर अगर हाई है या आपको शुगर का कोई आर्जा है, उसके बाद अगर आप एहतियात नहीं करते हैं या अटैक होता है तो उसकी वजह से फालिज या लकवा का जो मर्ज़ है वो हमला करता है। तो इस दौरान जो पेशेंट्स हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें ये समझना है कि फालिज और लकवा क्या एक ही चीज़ है या ये दो अलग चीज़ें हैं। एक तो ये इसमें बुनियादी सवाल पैदा होता है। दूसरी, फालिज का नाम ज़हर आते ही ज़हन में एक माजूरी का एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप पैरालाइज हो गए हैं, आप माजूर हो गए या आप बाकी ज़िंदगी जो है आपको माजूरी के साथ गुजारनी है। बुनियादी तौर पर दुनिया भर में अमवात की तीसरी या चौथी बड़ी वजह वो फालिज समझी जाती है। फालिज बेसिकली तो दो इसमें चीज़ें हैं, या जो हमारी खून की रगें हैं जिसे हम शरियाने या आर्टरीज़ कहते हैं, उसमें रुकावट आ जाना या ये रगें फट जाना, यानी कि वो ब्लीडिंग हो जाना। दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मतलब पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। और इसके आगे हम बात करेंगे इसकी मज़ीद तफसीलात पे। लकवा जो है ये आम तौर पर जैसे लकवे, अच्छा, और फालिज जो है वो पूरे जिस्म पर हो सकता है, जिस्म के एक हिस्से पे हो सकता है, जिस्म की एक तरफ एक साइड पे हो सकता है, और सिर्फ नीचे वाले धड़ पे हो सकता है। यानी कि ये इसकी 3-4 उसकी पोजीशन के एतबार से इकसाम हैं। अलबत्ता दो बुनियादी वजूहात जो मैंने अर्ज़ कर दी। एक तीसरी वजह होती है वो जो अब एक अलार्मिंग होती है कि वो 15 मिनट से 1-2 घंटे तक एक आपको अलार्म होता है, उसमें थोड़ी टाइम के लिए आपका कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है या ढीला पड़ जाता है या उसमें वो ताकत नहीं रहती है। अब दूसरी बात यह है कि लकवे का ताल्लुक अमूमी तौर पर इसका ज़ुबान, जब हमारा चेहरा टेढ़ा हो जाता है, जिनको लकवा होता है, हम अक्सर देखते हैं जो बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं है हमारे यहाँ, मगर ये है कि फिर भी हम कोई 1000 में से कोई 1-2 बंदे नज़र आते हैं हमें जिनको लकवा हो रहा होता है। इसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है। बुनियादी तौर पर होता क्या, ये हमारी फेशियल नर्व्स होती हैं, ये इस पे इस वक्त तक लकवे के कोई बुनियादी असबाब सामने नहीं आए हैं कि क्यों होता है। मगर समझा ये जाता है बाज़ औक़ात वायरस, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरस होते हैं वो ये हमारे जो नर्व होते हैं, जो फेशियल नर्व होते हैं, इसको वो इन्फ्लेमेट करते हैं। जब वो इन्फेक्शन होती है और वो मुतवर्रम हो जाते हैं। तो उसका अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई दिमागी मसला, ब्लड प्रेशर या लकवे का कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ से। सिर्फ ज़ियाबीतस, जो शुगर के जो लोग हैं वो रिस्क पे होते हैं इसके एतबार से, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में जो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी है वो डाउन हो रही होती है। अच्छा, लकवा फालिज जो ओवरऑल होता है उसमें टेढ़ा हो सकता है, मामलात हो सकते हैं, मगर लकवा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। फालिज जिसको हो जाए उसका मुकम्मल तौर पर बहाली मुमकिन नहीं होती। लकवा किसी को हो जाए तो वो आप समझे कि 4 से 6 हफ्ते से लेकर 3 से 6 महीने तक मुकम्मल ठीक हो जाता है। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट ना भी हो तो फिर भी ठीक हो सकता है। लकवा काबिल इलाज है और ये इसने ठीक होना होता है। जैसे जैसे वो जो अडीमा या वो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती जाएगी, आपका ये नर्व जो वो बहाल होगा और सारे अज़ा अपने काम करना शुरू कर देंगे। ये रिवर्स हो सकता है ये बीमारी लकवा, इसे बेल्स पाल्सी या फेशियल जो है ना पैरालिसिस कहते हैं हम, तो वो ये ठीक हो सकता है। लकवा काबिल इलाज है और ये सिर्फ इसमें मुंह टेढ़ा हो गया, जो आपकी पलकें गिर गई, आप फूंक नहीं मार सकते, ठीक है, कुछ अल्फाज हरूफ हैं बे, पे, ते, इनको अदा करने में आपको मुश्किल होती है। मैंने इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आप ये कह सकते हैं कि ये जो बुनियादी अलामात हैं कि आप
फूंक मारते हैं तो फूंक नहीं मार सकते, कुछ हरूफ अदा करना चाह रहे हैं, हरूफ अदा नहीं हो रहे। वो हमें तकरीबन हम सब जानते हैं कि उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है, मुंह जिस तरह से टेढ़ा हो जाता है और वो हम उस तरह से बात नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह हम नहीं कर पाते हैं। इसके सिम्टम्स भी आपने कहा कि ज़ियाबतीस के लोगों को ज़्यादा मसला होता है। अब जिनको ज़ियाबतीस नहीं है या दिल का आर्जा नहीं है, क्या उन पे ये फालिज का अटैक हो सकता है? लकवे का अटैक हो सकता है। मैंने अर्ज किया ना कि इसका अभी बुनियादी सबब अभी तक अननोन है, वाज़े तौर पर कोई इसका सबब सामने नहीं आया इस वक्त तक। ठीक है, ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि वायरस इसका एक सबब है। वायरस की अटैक की वजह से मैंने अर्ज किया ना कि बेल्स पाल्सी या लकवा हो सकता है। तो शुगर के मरीज रिस्क पे होते हैं कि उनके अंदर ये वायरल अटैक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं आम लोगों की, इम्यूनिटी कम होती है। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए कोई इलाज या ऐसा कुछ होता है जिससे हम इसको रिवर्स कर सकें, या जिनको फालिज हो चुका है वो क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, या कम से कम अपना कोई हैंड मूवमेंट थोड़ी सी बेहतरी आ सके उनकी? मैं इसमें हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। फालज एक तो ना 4-5 चीज़ें फालज के लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती, शुगर और ये मोटापा और वर्जिश ना करना, ये रिस्क फैक्टर हैं फालज के लोगों के लिए। अच्छा, जिन लोगों का वो हिस्ट्री है कि वो मोटे हो रहे हैं, उनमें ज़ियाबीतस हो गया है, उनमें कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती हो रही है, उनको अपने इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। मैंने अर्ज़ की कि देखिए, 2 चीज़ें, खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई, 2 चीज़ें, 2 इसमें एलिमेंट हैं। अगर दिमाग को सही खून नहीं पहुंचा और फिर मुतलका उज़्व तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो खून के साथ कैरी करती है। अगर कहीं भी आपको वो रुकावट आ गई, जो मैंने अर्ज़ की कि एक बड़ी वजह है कि किसी रग में, शरियान में कोई रुकावट आ गई है, वो किसी वजह से, जैसे हम क्लॉट्स बन जाते हैं आमतौर पर, जो हार्ट अटैक का बायस भी बनते हैं, इसी तरह ये फालज का बायस भी बन जाते हैं। तो वो अगर हो गया, या आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो रग फट गई, ब्रेन हैमरेज का लफ्ज़ सुनते हैं, ब्रेन हैमरेज का जो अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है वो फालज होता है। तो जिनको ये मसला हो जाता है, 60 मिनट से 3 घंटे उनके लिए बड़े अहम होते हैं। ठीक है, अगर मरीज़ को का पता चल गया कि उसको ये सिम्टम्स आ गई हुई हैं, वो पैरालाइज हो गया हुआ है और इब्तदाई सिम्टम में अज़ा का हरकत, ये बाजू शल हो गया, टांगें सही काम नहीं कर रही हैं, ढीला पड़ गया है, ठीक है, और उस वक्त अगर ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं और वो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो इलाज के लिए पहुंच जाता है, तो 3 घंटे तक बड़े अहम होता है कि उसको मज़ीद बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। और अगर लेट हो गया और फिर उसके लिए 48 घंटे, 24 से जो 48 घंटे होते हैं, ये मरीज़ की रिकवरी पर का इन्हिसार इन 2 दिन पे होता है। अगर इन 2 दिनों में प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मुहैया हो जाए तो बहुत बड़े नुकसान से या बड़ी माजूरी से बच सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ, आप लेट हो गए किसी वजह से भी और आपने केयर नहीं की है और इसे एक आम मसला समझा है, तो फिर आप समझ लें कि अब उम्र भर की माजूरी है। तो इसमें ज़ुबान भी लड़खड़ा कर बात करना, या ज़ुबान काम करना बंद कर देना, या बेनाई का चले जाना, या आपकी समात का होना, ये मुख्तलिफ इसमें अलामात हो सकती हैं। तो इसलिए जिनको फालज हो, जिनको नहीं है और उनमें ये रिस्क फैक्टर में जो बताया, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, शुगर और मोटापा वगैरह है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल रखें। जिनको फालज हो गया और उसको चाहिए कि जो इब्तदाई टाइम है उस पर बड़ी अहमियत देनी है। इसमें जो इब्तदाई टाइम है उसमें जब भी कहीं हो घर में किसी को हमारे इर्द गिर्द ऐसे मरीज़ नज़र आए, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है शहद। ठीक है, शहद का इस्तेमाल, और एक अरग गौज़बान होता है। ठीक है, अच्छा, अरग गौज़बान करीबी किसी भी स्टोर से आसानी से मिल सकता है। फ़र्ज़ किया उसका मिलने में दुश्वारी है, तो सौंफ घर में किचन में मौजूद होती है। सौंफ का पानी उबालें, 1 चम्मच सौंफ और कुछ 1.5 कप पानी उसमें उबालें, और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर ये दिन में 3 दफ़ा, या जिनको शुरू में अटैक है उनको बार बार पिलाएं शहद वाला पानी। इसको हम माल असल कहते हैं, शहद का पानी, ये बार बार पिलाएं शुरू में। तो इसके पिलाने से उनका जो बहुत बड़ा डैमेज है वो बच सकता है।
इसके अलावा अगर किसी को हो गया, इसमें डेफिनेटली इसमें मेडिसिन है, इसमें कुछ वर्जिश है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको लकवा या इस तरह से कोई मर्ज हो जाए तो खरगोश का गोश्त जो है वो शिकार वाला वो उनके लिए बड़ा बेहतर होता है, या ऐसे कोई मिथ्स बनी हुई है कि ये सब चीज़ें अगर मतवातर इस्तेमाल की जाए तो भी बेहतर हो जाता है। जो पैरालाइज हो गए होते हैं लोग, अगर उनकी नर्व जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, फिर भी लोग उसकी मालिश करवाते रहते हैं कि क्या पता वो किस तरह से ठीक हो जाए। बड़ा अहम सवाल है। बुनियादी तौर पर ये जो मालिश का कॉन्सेप्ट है, मालिश अच्छी चीज़ होती है मगर ये माहिर के बगैर नहीं करवानी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट से आप अच्छा, प्रॉपर जो इसके लिए माहिर हैं, जो मुआलजीन हैं, उनसे रब्ता करें। और जब कोई हिस्सा डैमेज हो रहा है या शल हो रहा है या मफलूज हो रहा है, वहाँ पे अगर ज़ोर से मालिश करेंगे तो वो मज़ीद उसकी वो मजदूरी बढ़ जाएगी। इसलिए मालिश कराते हुए एहतियात करनी है। कबूतर और खरगोश, फिर अगेन लकवा के एतबार से मैंने अर्ज़ कर किया पहले भी, लकवा ने खुद ठीक होना है। आज आपके प्रोग्राम की मैं मुनासबत से तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, लकवा 4 से 6 हफ्ते, 3 माह या मैक्सिमम 6 माह ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। आप बिल्कुल ज़ीरो पे वापस आ जाते हैं, कोई मसला नहीं रहता। लकवे ने ठीक होना होता है। लकवे के लिए, लकवे के मरीज़ परेशान ना हो। आप अगर वक्त पर इसको ट्रीट कर लेंगे, वक्त पर इसको आप अपना मैनेज कर लेंगे और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे और ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल रहेगा, तो लकवा आपका 6 हफ्ते से लेकर 3 माह के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम 6 माह में ये बिल्कुल रिकवर हो जाता है। फालज के लोग जो हैं उसमें मैंने अर्ज़ किया कि जो आपके 24 से 48 घंटे हैं वो बड़े अहम होते हैं। अगर उसमें आपने प्रॉपर नहीं लिया और लेट हो गए तो फिर शायद आपको सिर्फ उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि जो लॉस हो गया है उसके साथ मैनेज किया जाए। वो मरीज़ अगर कोई ऐसा मामला है तो उनको प्रॉपर रेस्ट दिया जाए, उनको स्ट्रेस ना हो, उनकी शुगर कंट्रोल रखी जाए, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा जाए, उनका जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उसको नॉर्मल रखा जाए। जब इन चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे तो ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतरी इतनी होती है कि वो मजीद नुकसान नहीं होता और बाकी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। सही हो गया। जैसे आपने कहा जो लकवा के मरीज़ हैं उनको कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो लकवा जो है उनको लाहक हो जाता है, तो जो भी मरीज़ आते होंगे अर्ली सिम्टम्स शायद आपको बताते होंगे कि ये जो गाल है या ये ब्लिंक कर रही थी, फड़फड़ा रही थी, या स्टार्टिंग में पेन शुरू हुई है दांत में, नेक में, कुछ तो सिम्टम्स होती होंगी। कान के इर्द गिर्द बेसिकली ये यहाँ से नर्व गुजर रही होती है तो कान के इर्द गिर्द पेन, अच्छा। ठीक है, और चेहरा हल्का सा मुड़ता हुआ महसूस होना, आंख फटफड़ाती है और ये पलकें गिर जाती हैं, ये बुनियादी अलामात है। पलकें गिर जाना मींस बिल्कुल ये जो कंट्रोल है ना हमारा, ये हम ये आंखों को झपक रहे हैं, ठीक है, और ये जो झपकना ये कंट्रोल में नहीं रहता, ये गिर गया, ये जिस तरह कि ना गिर गया, ठीक है। इसकी जब जैसे जैसे ये इन्फ्लेमेशन जो ये नाक के नीचे से आपकी नर्व आ रही है, जैसे जैसे उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती जाएगी और डिम्मा कम होता जाएगा, ये वापस अपनी जगह पे आती जाएंगी। ठीक हो गया। तो लकवे के जो मरीज़ हैं उनको खाने में क्या एहतियात करनी चाहिए, या फिर जैसे आपने कहा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखना है, उसके साथ साथ क्या चीज़ें जो हैं उनके लिए ज़रूरी है और दोबारा से रिकवरी के लिए? आपने सवाल भी किया था कबूतर, खरगोश, इस तरह की चीज़ें, देखें ये कोई अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अपनी नॉर्मल ग़िज़ा लें, बहुत ज़्यादा तिब्बी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ उसमें मना होती हैं। आप सर्द मिजाज की जो चीज़ें हैं, आप जो ठंडा मशरूबात हैं उनको अवॉइड करेंगे, अपनी नॉर्मल ग़िज़ा की तरफ आएंगे और स्ट्रेस नहीं लेंगे, बीपी शुगर वगैरह कंट्रोल रखेंगे। अगर किसी को है, नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, स्ट्रेस ना लें। कुछ आपकी एक्सरसाइज होती हैं, मसलन च्यूंगम है या गंडेरियाँ चूसने हैं, इस तरह की एक्सरसाइज है जो इसको आपको हेल्पफुल हो सकती है। और आप ज़्यादा बाज़ारी खाने वगैरह तो आपको खाने भी नहीं चाहिए आम हालात में भी। इस सूरत में आप एहतियात करें और नरम ग़िज़ाएँ लें जो जल्द हज़म हो जाएं। देर हज़म जो यानी कि वो जो बहुत चिकनाई वाली बहुत मीठी ग़िज़ाएँ लेने से परहेज़ करें, जो आसानी से हज़म हो जाएं। शोरबा, सूप, यखनी, और जिस तरह ये बेशक उसमें खरगोश की यखनी हो, कबूतर की यखनी हो, परिंदों की, मुर्गी की, कोई भी यखनी आप यूज़ करें वो फ़ायदेमंद होती है उनकी। सही हो गया। तो जो भी अगर आपको कोई नर्व या फिर इस तरह से कोई जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए, डॉक्टर के पास लाजमी जाया जाए, खुदा ना खास्ता ये बड़े किसी हादसे का सबब बन सकता है। बिल्कुल इस तरह से ये हम देखते हैं। जो भी मैंने अक्सर 1-2 लोग मेरी ज़िंदगी में मैंने देखे हैं जिनको ताहयात मैंने देखा है, जैसे आपने कहा ना मुँह टेढ़ा या होंठ, वो उस तरह से रहे हैं
ये ऐसा क्यों है कि वो इलाज नहीं था या फिर उनको देर कर दी है या डॉक्टर को ये अच्छा नहीं मिला? ये डायग्नोसिस पे अगेन लकवा दो किस्म का मैंने अर्ज की। एक तो ये जो लकवा जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं या ये फेशियल जो पैरालिसिस कहते हैं, ये एक तो ये जो मैंने बताया कि वो जो थर्ड नर्व पाल्सी है या बेल्स पाल्सी है वो हो गया, वो तो रिकवरेबल है ऑटोमेटिक। एक है फालज। अच्छा, फालज को मैंने अर्ज की ना कि ये इसके 3-4 आपका कोई एक हिस्सा मफलूज हो गया। इसको समझने के लिए थोड़ी सी अर्ज करूं कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ एरिया, हमारे जिस्म को मुख्तलिफ एरियाज़ में तकसीम कर दें। ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया। अच्छा, हर एरिया को दिमाग अलग कंट्रोल कर रहा होता है। जो डैमेज जिस एरिया पे दिमाग के हिस्से पे हुआ, जिसने उसको कंट्रोल करना था, वो हिस्सा मुतासर हो गया, वो फालज है। फालज को मैंने अर्ज किया वो अगर वो मामला हो गए हैं, वो अगर हमारा ये एरिया उसमें आ गया फालज में, तो उसमें जो फालज होने की वजह से हमारा चेहरा थोड़ा सा मुतासर हुआ है, उसमें वो चेहरे की उस तरह नहीं होगी जिस तरह वो उकाब की चोंच बन जाती है। लकवा बेसिकली उकाब की चोंच को कहते हैं। तो जिस तरह चोंच सी बन जाती है उस तरह नहीं होगा, मगर ये डलका हुआ होगा, एक साइड पे होगा, मगर वो लकवे की तरह चोंच नहीं बनी होगी चेहरे की। ये एक थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो वो उसके लिए डेफिनेशन को वो फालज हुआ, मकामी फालज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो मोनोप्लेजिया या मकामी फालज कहते हैं, वो किसी एक उज़ पे हुआ है, वो मुतासर हुआ है। तो उसका इलाज मैंने अर्ज़ किया कि फालज का जब शुरू में अगर हमने उसको रिकवर नहीं किया तो फिर वो मुस्तकिल सूरत अख्तियार कर जाता है। फिर कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजियोथेरापी, कुछ मेडिसिन के साथ आप उसको मैनेज करते हैं, उसको शायद आप रिकवर ना कर सकें। ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको घर पर नहीं करनी चाहिए, जैसे अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द है, घर पर मालिशें वगैरह बिल्कुल भी ना की जाएं, किसी भी क्रीम से, किसी भी तेल वगैरह से। या तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या अपने किसी मुआलिज के पास जाएं, जो वो आपको रिकमेंड करे, उस कंसर्न के मुताबिक आप उस तरीके से इलाज किया जाए। बिल्कुल। आप अगर मालिश सिर्फ उसका पोजीशन उल्ट कर देते हैं, यानी कि मालिश का अगर आपने इस सिमत में करनी है और या आपको ऊपर कर दी, इससे भी आपका डेड हो जाएगा मामला। मालिश भी बेसिकली एक प्रॉपर एक साइंस है और ये किसी माहिर तिब से ही आपको रुजू करना चाहिए। फिर किस ऑयल की मालिश करनी है, उसका मिजाज क्या है, किस पोजीशन में करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। किस तेल की मालिश करनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं जैतून के तेल की या बादाम रोगन की, उसकी मालिश अच्छी होती है। अगेन वो फिर उसके एतबार से नॉर्मल आम बंदे को मालिश किस तेल से करनी चाहिए? अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल इसके लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, बस यही है कि आपने आपको ये देखिए, फालज का नाम ज़हन में आते ही एक माजूरी सामने आती है। अगर हम फालज से बचना चाहते हैं और फालज जैसे मूजी अमराज से महफूज रहना चाहते हैं तो वर्जिश की आदत बनाएं, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रोल को और शुगर को कंट्रोल में रखें, मोटापा कंट्रोल में रखें। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर ये रिस्क फैक्टर्स आप ज़िंदगी में जितने कम कर लेंगे, आप फालज, हार्ट अटैक और जैसी बड़ी अमराज से महफूज रहेंगे। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, सेहत एक बहुत 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 बड़ी नेमत है। जिसको इस बात का एहसास है और जिसको पता है, वो मुझे लगता है दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। और मुझे इजाज़त दीजिए।